हमारे जीवन में गति हो या ना हो, कोई परिवर्तन हो या ना हो, हम चले या ना चले, समय का पहिया हमेशा अपनी गति से चलता रहता है। ऋतुओं में बदलाव होती रहती है। सुमन के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसके जीवन में भी सब कुछ ठहर सा गया है, किंतु समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। ऋतुएं भी बदलाव हो रही है। वर्ष दर वर्ष वह उम्र की सीढ़ियां भी चढ़ती जा रही है। शादी के बाद घर गृहस्थी के उत्तरदायित्व निभाने में वह इतनी व्यस्त हुई कि कुछ देर ठहरकर पीछे देखने का समय भी नहीं मिला। और आज उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे 19 वर्ष की उम्र में शादी हो जाने के बाद वह सीधे उम्र के इस 50वें पड़ाव पर पहुंच गई हो। शादी के समय उसकी उम्र 20 वर्ष की भी पूरी नहीं थी। 19 वर्ष 4 महीने। शादी के लगभग 5 वर्ष के अंदर ही तीनों बच्चे उसकी गोद में आ गए थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ परिवर्तित हो गया है, लेकिन कुछ अपरिवर्तित सा है। जैसे कि वह आज भी सुबह 4 बजे उठती है। पहले वह इतनी देर तक पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन अब पूजा पर बैठ जाने के बाद संतुष्टि न मिलने तक बैठी रहती है। आज भी वह सुबह 4 बजे उठ गई है। आवश्यक कामों से फ्री होकर पहले कुछ देर तक वह पूजा करेगी। उसके बाद रसोई के कुछ आवश्यक कामों को कर अपने तथा अपने पति राजीव के लिए चाय बनाकर राजीव को आवाज लगाकर उठाएगी। सुमन एक सरकारी स्कूल में टीचर है। उसके स्कूल का समय 8:30 बजे का है, अतः घर के अन्य सदस्यों की अपेक्षा उसे जल्दी उठना पड़ता है। अब तो सुबह उठ जाना उसकी आदत में इस प्रकार शामिल हो गया है कि छुट्टियों के दिनों में भी उसकी आंख सुबह अपने आप खुल जाती है। राजीव प्रतिदिन उसे छोड़ने ऑटो स्टैंड तक जाता है। ऑटो स्टैंड उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। घर से ऑटो स्टैंड तक जाने के लिए उसके पास राजीव के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। वहां से ऑटो लेकर वह स्कूल चली जाती है। राजीव चाय पीकर कपड़े पहनकर बाइक गेट से बाहर निकालने लगा। बाहर निकलने से पहले वह अपनी सास के कमरे में जाकर अपने जाने की खबर देती है। साथ ही उन्हें यह भी बताती है कि खाना बनाने वाली के आने पर उसे क्या क्या बनवाना है। उसका सबसे छोटा बेटा विवेक सो रहा है। उसके 2 बेटे तथा एक बेटी है। बड़ा बेटा मुंबई में किसी कंपनी में इंजीनियर है। उसका विवाह हो चुका है तथा वह 2 वर्ष के एक बेटे का पिता है। उससे छोटी नेहा है। उसने MBBS किया है और PG की तैयारी कर रही है। विवेक सबसे छोटा है। इस समय उसकी उम्र 26 वर्ष है। नेहा अपने साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एक विजातीय लड़के के साथ प्रेम विवाह करना चाहती है। लड़का अच्छा है, उसे भी पसंद है, लेकिन राजीव को उस लड़के से नेहा के मेलजोल बढ़ाने पर ऐतराज है। वह लड़का चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। वह भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से PG कर रहा है। समृद्ध घर का लड़का है तथा गांव से संबंध रखता है। जमीन जायदाद धन संपदा खेती सब कुछ है उसके परिवार में। सुमन इस तथ्य से वाकिफ है कि ऐसा योग्य लड़का नेहा के लिए वह ढूंढना चाहेगी तब भी नहीं ढूंढ पाएगी। फिर भी राजीव को वह ठीक नहीं लगता। उसे याद है जब नेहा का MBBS का अंतिम वर्ष पूरा होने वाला था। अंतिम वर्ष उसका कॉलेज के हॉस्टल में रुकना जरूरी था, क्योंकि इस वर्ष उसकी ड्यूटी डॉक्टर के साथ वार्ड में लगती थी, जो आवश्यकतानुसार कभी दिन तो कभी रात की पारी में होती थी। तब वह रविवार को ही घर आ पाती थी। आज इतनी देर क्यों हो गई घर आने में? एक इतवार छुट्टी में शाम के 8 बजे नेहा के घर में प्रवेश करते ही राजीव ने पूछा था, पापा इस रविवार हमारी इमरजेंसी ड्यूटी थी, आज की छुट्टी मिलने वाली ही नहीं थी। अंतिम समय लगभग 7 बजे छुट्टी की सूचना हमें मिली। नेहा ने घबराते हुए कहा, मेडिकल कॉलेज से घर की दूरी आधे घंटे की है, तुम्हें 1.5 घंटे लग गए घर आने में? राजीव ने उसके आने वाले समय को और बढ़ते हुए पूछा। नेहा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप कमरे में चली गई और विवेक से बातें करने लगी। जब से राजीव को यह ज्ञात हुआ है कि नेहा अपने साथ पढ़ने वाले लड़के को पसंद करती है तथा उसके साथ शादी ही करना चाहती है, तब से उसे किंचित मात्र भी विलंब से आने पर संदेह करने लगते हैं। उन्हें यह डर लगता है कि कहीं नेहा उस लड़के के साथ घूम तो नहीं रही। एक पिता के दृष्टिकोण से उनकी चिंता अपनी जगह पर सही है, लेकिन वह चाहती है कि इन सब जिम्मेदारियों के निर्वहन में बच्चों की भावनाएं आहत ना हो, माता पिता के प्रति बच्चों के मन में सम्मान की भावना में कमी ना होने पाए। इसलिए वह उसे ऐसा करने से रोकती है। वह राजीव की सोच में भी परिवर्तन करना चाहती है। उसे ये विश्वास दिलाना चाहती है कि नेहा ऐसी लड़की नहीं है। यदि ऐसी होती तो वह मेडिकल की कठिन पढ़ाई कैसे करती, उसका मन पढ़ाई में कैसे लगता। उसने कठिन परिश्रम से मेडिकल की पढ़ाई पास की है। राजीव के उल्टे सीधे सवालों से अक्सर घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। समझदार उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की से राजीव का इस प्रकार की सवाल पूछना उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके समझाने पर भी राजीव नहीं समझते। नेहा अच्छी लड़की है, ये तो अच्छा है कि अपने पापा की बातों का बुरा नहीं मानती, हंसती रहती है, अपने काम में व्यस्त रहती है। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा है। समय के साथ नेहा ने भी PG पूरी कर लिया। नेहा ने जिस लड़के को पसंद किया था उसने गोल्ड मेडल प्राप्त करके हुए PG पूरा किया था। वह लड़का अब राजीव को भी अच्छा लगने लगा है, बल्कि राजीव भी कभी कभी यही बात कहने लगे हैं कि ऐसा लड़का हम ढूंढते तो भी नहीं मिलता। उसका सबसे छोटा बेटा विवेक है। सब कुछ ठीक होते हुए भी विवेक का स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का कारण बना रहता है। बचपन में विवेक भी उसके दोनों बच्चों की तरह बिल्कुल ठीक था। इंटरमीडिएट तक पढ़ने में भी अच्छा था। उसे याद है वो समय जब प्रथम कोशिश में ही उसके बड़े बेटे का चयन IIT में हो गया था। उसे एक अच्छा सरकारी कॉलेज मिला और वह बाहर पढ़ने चला गया। दूसरे वर्ष नेहा ने भी CPMT की परीक्षा पास की और उसकी भी मेडिकल की क्लासेस शुरू हो गई थी। घर में और सभी नाते रिश्तेदारों में इस बात की चर्चा और खुशी थी कि मेरे 2 बच्चों का चयन इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया है, वह भी प्रथम कोशिश में।
आज की प्रतिस्पर्धा के दौर में माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बने। मेरे दोनों बच्चों ने हमारा सम्मान बढ़ाया था, अतः घर में उत्सव सा माहौल था। रहा सबसे छोटा विवेक, तो वह भी मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता था, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता था। वह भी मेहनत व लगन से पढ़ाई करने लगा था। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसके दोनों बड़े भाई बहनों का दृष्टांत समक्ष था। वह भी उन जैसा ही सफल होकर सबकी प्रशंसा का पात्र बनना चाहता था। समय आया और उसने मेडिकल की परीक्षा दी। अति उत्साह में यही पर उससे और हमसे भी चूक हो गई। हम समझने और विवेक को यह समझाने में असफल हो गए कि किसी भी कार्य को करने में सफलता और असफलता दोनों की संभावना रहती है, तथा यह भी कि असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम प्रयास में वह असफल हो गया। हम भी सफलता के अभ्यस्त हो गए थे। उस समय हमने विवेक की भावनाओं को संभालने का प्रयत्न नहीं किया। उसके मन में निराशा बढ़ती चली गई। बाद में जब उसका व्यवहार असामान्य होने लगा तब हमने कोशिश जरूर किया। कदाचित तब तक देर हो चुकी थी। शाम को जब पूरा घर एक साथ बैठकर टीवी देखता, हंसता, बातें करता, तब विवेक वहां से चला जाता और बालकनी में जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता। हम समझते कि मेडिकल में चयन न हो पाने के कारण वह कुछ व्याकुल है। धीरे धीरे पुनः प्रयास करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम गलत थे। उसके भीतर एक प्रकार की निराशा के साथ भाई बहन की तुलना में स्वयं को कम समझना व असफलता का डर बैठ गया था। साथ ही यह भी कि हम सब उसे कम प्यार करते हैं और उसके बड़े भाई व बहन को सफल होने के कारण अधिक प्यार करते हैं। किसी मेहमान के घर आने पर वह सामने नहीं जाता, चुपचाप अपना कमरा बंद कर अंदर बैठा रहता। कभी कभी वह मुझसे बताता कि रात भर उसे नींद नहीं आती। अपने पापा से वह कम बात करता। नींद न आने से उसकी मानसिक उलझनें बढ़ने लगी। रात भर बैठा रहता। वह अवसादग्रस्त रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया गया, उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन कब? हम सब उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। अब तो नींद की दवाओं से ही उसे नींद आती है। एक दिन हमने धूमधाम से नेहा का विवाह कर दिया। शादी के बाद वह भी एक निजी अस्पताल में डॉक्टर में पद पर कार्य करने लगी है। बड़े बेटे के मुंबई व शादी के बाद नेहा के अलग शिफ्ट हो जाने से घर में सूनापन रहने लगा। मैं और राजीव दिन भर अपनी अपनी नौकरी पर चले जाते। इस बीच विवेक घर पर अकेला रहता। इस अकेलेपन से बचने के लिए ही मैंने व राजीव ने उसे आगे कोई अन्य व्यावसायिक कोर्स कर लेने के लिए कहा। उसने होटल मैनेजमेंट करने के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया। जैसे जैसे उसका कोर्स पूरा होता जा रहा था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। किसी प्रकार उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया। तत्पश्चात वो पूरे समय घर में रहने लगा। बाहर की दुनिया, दोस्तों, रिश्तेदारों से अलग वो अपनी दुनिया में कैद रहने लगा। रात में उसे नींद नहीं आती तो अक्सर बालकनी में खड़ा हो जाता। दोपहर में भी उसे नींद नहीं आती। खाने में भी अरुचि हो गई थी। जब मन होता थोड़ा बहुत कुछ खा लेता। परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। इधर कुछ और परिवर्तन उसमें आए। वह अपना कमरा व बिस्तर छोड़कर मेरे व राजीव के साथ सोने लगा। कदाचित कोई डर समाहित हो गया था उसके दिल में। अंततः हमें उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना पड़ा। आज 4 वर्ष हो गए, अभी तक विवेक का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। उसने स्वास्थ्य की चिंता में सभी परेशान रहते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा कर लेने के बाद भी वह नौकरी की मनस्थिति में नहीं है। आज मेरी छुट्टी है। घर के प्रतिदिन के सभी काम समाप्त हो गए। इस समय दोपहर के 1 बज रहे हैं। विवेक सो रहा है। डॉक्टरी परामर्श के अनुसार उसे जो दवा दी जाती है उसके प्रभाव से वह देर तक सोता है। दोपहर 1 बजे से पहले वह कभी उठ नहीं पाता। कभी कभी और देर तक सोना चाहता है। मेरा मन उद्विग्न हो रहा है। घर के अंदर मन नहीं लग रहा है। मैं बालकनी में कुर्सी डालकर बैठ जाती हूँ। बालकनी में बैठकर भी मन में विचारों का उथल पुथल जारी है। क्या जीवन इतना दुरूह होता है? उसे जीना लेना क्यों किसी चुनौती की भांति प्रतीत होने लगता है? जीवन बचपन सा सरल क्यों नहीं होता? मेरी यादों में बचपन के दिन किसी चलचित्र की भांति सजीव होने लगे। मेरा जन्म गांव में हुआ था, थोड़ा विकसित व कुछ बड़ा गांव। बड़े से घर के बाहरी हिस्से में बड़ा सा दालान था, जिसमें लगे फलों के वृक्ष प्राकृतिक व स्वस्थ वातावरण का सृजन करते थे। आम, अमरूद, करौंदे, नींबू आदि के पेड़ ऋतुओं के अनुसार फलों से भर जाते। हमारा संयुक्त परिवार एक साथ रहता था और सबके लिए था एक रसोई घर। गांव के सरकारी इंटर कॉलेज से मैंने 10वीं तक की परीक्षा पूर्ण की थी। गांव का खुला वातावरण, जहां पेड़ पौधे जंगल अधिक थे। कंक्रीट के जंगल अर्थात मकानों की संख्या कम थी। हम सब भाई बहन व गांव के बच्चे पढ़ाई करने के बाद मिले। खाली समय में सब मिलजुल कर खूब खेलते थे। अकेलेपन व निराशा से उत्पन्न अवसाद जैसी बीमारियों का नाम गांव में कोई नहीं जानता था। मुझे मेरे बचपन का पसंदीदा एक खेल अब भी याद है, और वो है गांव में किसी भी निर्माणाधीन मकान की छत से नीचे पड़े बालू के ढेर पर छलांग लगाने की प्रतियोगिता, जिसमें मैं बहुधा विजयी होती। अथवा पेड़ों की शाखाओं को पकड़कर झूला झूलना, खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त कर खूब खुश होना। जैसे कितने सारे खेल खेलते थे हम सब बच्चे। किसी भी खेल में मैं प्रथम आने का प्रयत्न करती, बहुधा प्रथम आती भी। लड़कियों वाले खेल कम खेलती, सदैव लड़कों से टक्कर लेती। हॉकी हो या गिल्ली डंडा, लड़कों की टीम में बहुधा अकेली लड़की होती मैं। देखते देखते मैंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। घर में मेरे विवाह की बातें होने लगी थी। उस उम्र में मैं विवाह शब्द से परिचित अवश्य थी, किंतु अर्थ से नहीं। अपने विवाह की चर्चा सुनकर मुझ में कोई विशेष उत्सुकता जागृत नहीं होती, जैसी कि उस उम्र की अन्य लड़कियों में
उस समय मेरा सपना था कि पढ़ लिख कर अलग व सबसे अच्छा कुछ बनना, खेतों में बागों में भाई बहनों के साथ खेलना, कच्चे आम कच्चे पक्के अमरूद तोड़ना व बड़े चाव से खाना। मानो यही जीवन है। माँ की कई डांट खाने के बाद घर के कुछ कामों में उनका हाथ बटाना तथा पुनः उनकी नजर बचाकर खेलने भाग जाना, तब यही जीवन था। जीवन का यही अर्थ समझ में आता था। एक दिन मुझे पता चला मेरा विवाह तय हो गया है। मैं 10वीं कक्षा में थी। लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है। वो बनारस के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। शादी के बाद मैं ससुराल आ गई। इतने वर्ष के पश्चात भी ससुराल की यादें अभी तक मेरे मन मस्तिष्क में ताजा है। दिन भर घूंघट में रहना, घूंघट में रहते हुए ही घर के जरूरी काम करना, शौच के लिए खेतों में जाना, वह भी सुबह भोर होने से पहले और रात्रि में। कितनी दुर्दशा हुई थी मेरी ससुराल के गांव में। कहाँ बचपन का वो उन्मुक्त जीवन और कहाँ ये जीवन जिसमें बचपन कहीं बिला गया था। कदापि मेरे भीतर कुछ साहस शेष रह गया था। अतः आगे पढ़ने के लिए मैंने विद्रोह के स्वर को मुखर किया। ससुराल से माँ के घर आकर किसी प्रकार 12वीं की परीक्षा पास कर ली। तत्पश्चात आगे स्नातक की शिक्षा के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। माँ के घर में शिक्षा का वातावरण था ही। ससुराल पक्ष के लोग भी शिक्षित थे, लेकिन बहू की शिक्षा के प्रति उदासीन व कुछ विरोधी थे। अतः मैंने दृढ़ता से अपनी बात रखी। किसी प्रकार स्नातक में माँ के घर से प्रवेश दिलाया गया। मैं पढ़ने के लिए अधिकतर माँ के घर रहने लगी थी। उन दिनों और आज के समय में कितना फर्क आ गया है। आज नेहा अपनी पसंद के लड़के से शादी की बात बेबाक होकर कह सकती है। उन दिनों में राजीव से शादी के पश्चात भी खुलकर बात नहीं कर सकती थी। ससुराल तो ससुराल, माँ के घर भी नहीं। उस समय ना जाने शर्म या कह सकते हैं बड़ों के सम्मान का एक आवरण सा बना रहता था, जिसे पार करने की इच्छा नहीं होती थी। मुझे याद है एक बार माँ के घर राजीव मुझसे मिलने आए। माँ ने उनकी खूब आवभगत की। राजीव की इच्छा थी कि कोई फिल्म देखी जाए। इच्छा मेरी भी थी, क्योंकि विवाह से पहले फिल्म देखने की इच्छा प्रकट करने पर माँ कहा करती थी कि शादी के बाद अपने पति के साथ सिनेमा देखने जाना। अर्थात मेरी सभी इच्छाएं विवाह के बाद ही पूरी होनी थी। शादी ऐसी हुई और ससुराल ऐसा मिला कि वहाँ ये असंभव था। अतः माँ ने राजीव के साथ फिल्म देखने जाने की आज्ञा दे दी। मैं मन ही मन खुश थी। सुबह से ही जाने की तैयारियों में व्यस्त थी। घर के आवश्यक कार्यों में माँ का हाथ बटाया। मन में प्रसन्नता की लहरें प्रवाहित हो रही थी। आज ये पहनूंगी, इस प्रकार तैयार होंगी, आदि आदि आकर्षक लगने की पूर्ण तैयारी थी। जैसा कि प्रत्येक युवती के मन के नई नई शादी के पश्चात ऐसी इच्छा होती है। मैं और राजीव दोनों तैयार हो गए। हॉल घर से अधिक दूर नहीं था। वहां तक जाने के लिए पापा ने अपनी साइकिल दी, जिसके पीछे के कैरियर पर मुझे बैठना था। मैं बैठ गई। राजीव ने साइकिल आगे बढ़ाई। मैं मन ही मन सोचा घर से कुछ दूर जाकर जगह बदलकर मैं साइकिल के आगे लोहे की रॉड पर बैठ जाऊंगी। अभी ये विचार मन में उठ ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई अजीत अपनी साइकिल से हमारे साथ ही चल रहा है। माँ ने हम लोगों के साथ उसे भी लगा दिया था। छोटे कस्बों में ब्याहता लड़की भी अपने पति के साथ अकेले नहीं आ जा सकती थी। जब अजीत साथ ही साथ चल रहा था तो साइकिल पर आगे आकर बैठने का सवाल ही नहीं था। संस्कारों व अदब भरा जीवन हुआ करता था उस समय। हम सब शिष्टाचारों से बंधे थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सारे बंधन सारी बंदिशें बिल्कुल सही थी। कम से कम समाज में नैतिकता व रिश्तों की मान मर्यादा, बड़े छोटे का अदब सम्मान था। इसी कारण गांव की बेटी सबकी बेटी हुआ करती थी। आज वो सब मर्यादाएं, उच्च श्रृंखलता भरे वातावरण व दुनियावी भीड़ भाड़ में ना जाने कहाँ बिला गई हैं। पुराने दिन अब मात्र यादों में शेष रह गए हैं, लेकिन यादों में कब तक रहा जा सकता है। इनसे निकलकर वर्तमान में हकीकत के धरातल पर आना ही पड़ता है। मेरा वर्तमान यही है कि मुझे अब विवेक की चिंता होने लगी है। मैं सोचती हूँ कि अभी तो राजीव के माता पिता हमारे साथ रहते हैं। मेरे और राजीव के काम पर चले जाने के बाद विवेक की देखभाल करते हैं। लेकिन कब तक? उम्र के अंतिम पड़ाव पर उनकी सक्रियता क्षीण होती जा रही है। अभी तो उनका बहुत बड़ा संबल यही है कि घर में विवेक को अकेले नहीं रहना पड़ता। ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं। चारों तरफ का परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है। 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विवेक का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। नाते रिश्तेदारों और राजीव के अम्मा बाबूजी का विचार है कि यदि विवेक का विवाह कर दिया जाए तो कदाचित उसकी दशा और स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। राजीव भी यही चाहते हैं, किंतु कैसे? कौन देगा अपनी बेटी? हम किसी गरीब घर की लड़की का चुनाव करेंगे। ये प्रश्न सामने आते ही मेरी सास ललिता देवी ने अपने विचार रखे। विवेक अभी नौकरी करने की स्थिति में नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए। मैंने अपनी बात पूरी की। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर नहीं है कि हम विवेक व उसकी पत्नी का जिम्मेदारी ना उठा सके, उन पर 4 पैसे खर्च ना कर सके। मैंने अपना प्लॉट जो मैरिज लॉन बनवाने के लिए रख छोड़ा है उसे विवेक के नाम कर दूंगा। सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद में हमारी ओर देखते हुए मेरे ससुर रामेश्वर जी ने कहा, उससे आमदनी पर्याप्त होगी विवेक व उसके परिवार के लिए। उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। घर में सबको उनकी बात सही लगी। मैं वहां से बिना कुछ बोले चली आई। कुछ ना बोलना सहमति मानी जाती है। विवेक के लिए लड़की की तलाश शुरू हो गई। विवेक को देखकर मैं यही सोचती कि न जाने किस भावनात्मक आघात के कारण विवेक की मनस्थिति इस प्रकार हो गई है। ना जाने किस कारणवश मानसिक रूप से दुर्बल हो गया। अपने बड़े भाई व बहन की सफलता देखकर उन जैसा सफल ना हो पाने की पीड़ा व हीन भावना तो इसका कारण नहीं है। अब वह मुझसे अपने मन की बातें नहीं बताता, किंतु पहले जब वह अपने मन की बातें बताता था तब वह अक्सर मुझसे कहा करता था कि आपने मुझे डॉक्टर बनने नहीं दिया, मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवा दिया। मैं ये नौकरी कभी नहीं करूंगा। मुझ पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। मैंने उसे समझाते हुए कहती कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हम सब ने प्रयत्न किया है कि तुम्हारा भी चयन मेडिकल में हो जाए, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। मैं
उसे कैसे कहती कि तुम्हारे नंबर कम थे इसलिए चयन नहीं हो पाया। उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उससे ऐसी बातें की जाए और उसकी समस्या को और बढ़ाया जाए। विवेक के लिए वधु देखी जाने लगी। सजातीय व गरीब परिवार की लड़की प्राथमिकता पर थी। एक परिचित के माध्यम से ऐसी लड़की मिल भी गई। गरीब परिवार की लड़की, उसकी अविवाहित 3 बहनें भी थी। परिवार इतना निर्धन कि साधारण विवाह का खर्च भी वहन ना कर सके। हम सब लड़की देखने गए। सभी को पसंद थी वह लड़की। तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने पूछा। जी 10वीं तक, उसने सकुचाते हुए कहा। आगे क्यों नहीं की पढ़ाई? तब हम गांव में रहते थे। स्कूल गांव से दूर था। पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी दूर हमें भेज सके। मेरे सवाल पर उसने तत्काल जवाब दिया। मैं समझ गई कि ये लड़की तेज बुद्धि की है। उसे आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला। यहाँ शहर में माँ व पिताजी दोनों का काम मिल गया है, इसलिए मेरे छोटे भाई बहन पढ़ने जा रहे हैं। उसने कहा। अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, तुम्हें आगे पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ना चाहोगी? मैंने पूछा। मैं 10वीं पास हूँ। इसके आगे यदि कोई व्यावसायिक कोर्स करने का मौका मिलेगा तो जरूरी करूंगी, जैसे टेलरिंग, कुकिंग, टाइपिंग आदि। यही ठीक रहेगा मेरे लिए। इनमें ही मेरी रुचि है, उसने कहा। उसकी बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि विवेक के लिए इतनी समझदार लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। यही विवेक के लिए सही जीवन साथी होगी। उसके सुख दुख में उसका संबल होगी। उसकी बातों से मेरी सास, मेरे पति भी संतुष्ट थे। वो लड़की जिसका नाम विशाखा था, उसके माता पिता से अपनी पसंद नापसंद की सूचना फोन द्वारा देने की बात कहकर हम घर आ गए थे। जबकि वास्तविकता यह थी कि विशाखा मुझे बहुत अच्छी लगी। विवेक अब तक सो रहा था। वह देर रात तक जगता है। उसकी अनभिज्ञता में उसे नींद की दवा दी जाती है, तब जाकर उसे कहीं नींद आती है। घर में सबकी बातचीत के स्वर सुनकर वह कुछ ही देर में उठ गया। हमने पहले से ही उसे बता दिया था कि उसके विवाह की बात चल रही है। 1-2 अन्य लड़कियों की तस्वीरें भी हमारे पास थी। आज हमने विशाखा की फोटो दिखाते हुए उसे बताया कि इस लड़की से भी उसका विवाह तय करने की हम सब ने सोची है। उसका चेहरा भाव शून्य था। विवेक ने ना जाने क्या समझा, या हमने उसे अपनी बात समझाने में कोई कमी कर दी थी। माँ, मैं सभी लड़कियों से विवाह करूंगा क्या? मैं इन सब से विवाह कैसे कर सकता हूँ? लड़कियों की सभी तस्वीरों की ओर संकेत करते हुए उसने कहा। उसका उत्तर सुनकर मैं सदमे में हूँ। मेरे मन मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह जारी है। विशाखा के घर वालों को मैं क्या जवाब दूं? उनकी गरीबी का फायदा उठाते हुए विवेक की अस्वस्थता बताकर भी यदि विशाखा से विवेक की शादी करा देती हूँ तो विशाखा के दिल पर क्या बीतेगी? कैसे वह पूरा जीवन विवेक के साथ व्यतीत करेगी? क्या यह विशाखा जैसी लड़की के साथ अन्याय नहीं होगा? मुझे विशाखा में अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। किसी के जीवन से नहीं खेल सकती मैं। विशाखा बुद्धिमान लड़की है। भविष्य में वह बहुत कुछ करना चाहती है। आगे बढ़ने व कुछ बनने का जज्बा है उसमें। मौका उसे मिलना ही चाहिए। विवेक के साथ शादी हो जाने के पश्चात उसकी प्रखरता की धार अवश्य कुंद हो जाएगी। जटिलताओं में घिर जाएगी वह। अपने फायदे के लिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है। विवेक की किस्मत में जो लिखा होगा वह उसे अवश्य होगा, लेकिन विशाखा के जीवन को जटिलताओं में उलझाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैंने ये भी सोच लिया है कि विशाखा के घर वालों से मैं ये नहीं कहूंगी कि विशाखा मुझे पसंद नहीं है, बल्कि ये कहूंगी कि मेरा बेटा विशाखा के लायक नहीं है।